हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ इतिहास का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न है। तो बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। तो बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? पहला है तक्षशिला से, दूसरा है अतरंजी खेड़ा से और तीसरा है कौशाम्बी से, चौथा है हस्तिनापुर से। तो लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो ये मिला है अतरंजी खेड़ा से। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। पहला है और सूची दूसरा है। सूची फर्स्ट में दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता पहला, और दूसरा है उत्तर वैदिक समाज, और तीसरा ऋग वैदिक समाज, और चौथा है मध्यकाल। तो इसको मिलान करना है। पहला है चारगाह, जमींदार, कृषक और नगरीय। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? फटाफट आंसर बताइए। तो ये कैसी थी? नगरीय। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल कैसा था? उत्तर वैदिक काल जो था वो कृषक था। ठीक है दोस्तों, फिर ऋग वैदिक काल कैसा था? तो ऋग वैदिक काल जो था वो चारगाह था। और मध्य काल कैसा था? तो ये मध्य काल जो था वो जमींदारी था। ठीक है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? 4, 3 और 1 और 2। 4, 3, 1, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और शिरशास्त्र का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। दूसरा है, ऋग्वैदिक आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। और फिर तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है? ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू पशु बनाया, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? फटाफट आंसर बताइए। तो इसका आंसर केवल फर्स्ट हो जाएगा। बाकी ये और ये दोनों गलत है। कैसे गलत है? इसमें दिया गया है ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। लोहे का ज्ञान नहीं था दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। और तीसरे में दिया गया है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था। ये भी गलत है, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो ये दोनों गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, मतलब केवल पहला सही है। फिर चौथा प्रश्न देखते हैं। हमारा चौथा प्रश्न क्या है? धर्म तथा रथ भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं।
धर्म तथा रथ भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना कराता था। और दूसरा है, रथ मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सार तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित कराता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, दोनों सही हैं। ठीक है। धर्म क्या है? धर्म व्यक्तियों के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना था। और रथ क्या था? रथ मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इसका दोनों ही कथन सत्य है। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही कर्म कौन सा है? निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का कौन सा सही कर्म है? पहला है, वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। और दूसरा है, वैदिक संहिताएं उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण। और तीसरा है, वैदिक संहिताएं आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। और चौथा है, वैदिक संहिताएं वेदांग, आरण्यक, स्मृतियाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पहले वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन हुआ है वह प्राप्त हुआ है। पहला एक पटना में, दूसरा है बोगजकोई से, और तीसरा है बेबीलोन से, और चौथा है सीटोटुन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बोगजकोई से। ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। पहला है समाज व्यवस्था से, दूसरा है कानून से, और तीसरा है अर्थशास्त्र से, और चौथा राजकार्य पद्धति से। तो मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये संबंधित है समाज व्यवस्था से। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला वैदिक नदी है और उनके आधुनिक नाम है। तो कुंभा, परशुड़ी, शदानीरा, शतुद्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसके मिलान करना है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुंभा क्या हो जाएगा? कुंभा का आधुनिक नाम क्या है दोस्तों? कुंभा का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है काबुल। ठीक है। और परुशड़ी का नाम क्या है दोस्तों? तो ये है रावी। ठीक है। और शदानीरा क्या हो जाएगा? शदानीरा हो जाएगा दोस्तों गंडक। और शतुद्री क्या हो जाएगा? शतुद्री हो जाएगा सतलज। तो कुंभा का आधुनिक नाम क्या है? तो कुंभा का आधुनिक नाम काबुल है, परुशड़ी का रावी है, शदानीरा गंडक हो जाएगा और शतुद्री सतलज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 1 और 4। 2, 3, 1, 4। तो क्या हो जाएगा? बी। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऋग्वेद में निम्नांकित किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? पहला है अश्किनी, दूसरा है परशुड़ी, तीसरा है कुंभा और चौथा है विपाशा मतलब शतुद्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कुंभा।
कुंभा का आधुनिक नाम क्या था? कुंभा का आधुनिक नाम क्या था? काबुल। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? पहला है अफगानिस्तान में, और दूसरा है चीनी तुर्कमेनिस्तान में, और तीसरा है कश्मीर में, और चौथा है पंजाब में। तो अभी आप पीछे देखे थे कुंभा का स्थान कहाँ था, तो उसमें था अफगानिस्तान में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों के उल्लेख से यह संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान पूर्व वैदिक भूगोल का एक अंग था? वही क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा घुमा के पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला अस्कनी एवं परुशड़ी, दूसरा है विपाशा एवं सतुद्री, तीसरा है सिंधु एवं वितस्ता, और चौथा है कुंभा एवं श्रीवास्तु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कुंभा एवं श्रीवास्तु। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक देवता का नाम बोगज कोई अभिलेख से में नहीं उल्लेखित है? निम्नलिखित में से किस एक वैदिक देवता का नाम बोगज कोई अभिलेख में नहीं उल्लेखित है? पहला है इंद्र, दूसरा है अग्नि, और तीसरा है मित्र, और चौथा है वरुण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अग्नि। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला है वह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। दूसरा है वहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। तीसरा है वेद के मूल ग्रंथों की रचना वहां हुई थी, और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो फटाफट आंसर बताइए, क्यों महत्वपूर्ण है बोगज कोई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में देवी देवता एवं देवियों के नाम उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों को आने की सूचना देता है? पहला है मानसेहरा, दूसरा है शहबाजगढ़ी, और तीसरा है बोगज कोई, चौथा है जूनागढ़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर होगा बोगज कोई अभिलेख। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित ऋग्वैदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था? निम्नलिखित ऋग्वैदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था? पहला है इंद्र को, और दूसरा है वरुण को, तीसरा है अग्नि को, चौथा है सोम को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अग्नि को। अग्नि को अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था ऋग्वैदिक काल में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है किस कृषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? किस कृषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? पहला है विश्वामित्र को, और दूसरा है अगस्त्य को, और तीसरा है वशिष्ठ को, और चौथा है सांभर को।
तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अगस्त को। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस काल में अछूतों की अवधारणा किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? पहला है ऋग्वैदिक काल में, दूसरा है उत्तर वैदिक काल में, चौथा उत्तर गुप्त काल में और तीसरा है उत्तर गुप्त काल में और चौथा है धर्म शास्त्रों के समय में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा धर्म शास्त्रों के समय में। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? पहला है सितार, दूसरा है तबला और तीसरा है सरोद, चौथा है वीणा। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा वीणा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। पहला है काशी के, दूसरा है कैकेय के और तीसरा है पांचाल के और चौथा है विदेह के। तो उपनिषद काल में राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे दोस्तों? तो ये शासक थे कैकेय के। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उस जनजाति का नाम बताइए। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं था। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों में पंचजन से संबंधित नहीं था। पहला है यदु और दूसरा है पुरु और तीसरा है तुर्वश और चौथा है किंकट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा किंकट। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न सर्ग सर्ग प्रतिसर्ग और वश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है। पहला है वेदों के और दूसरा है पुराणों के, तीसरा उपनिषदों के और चौथा है सूत्रों के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पुराणों के। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? पहला है पाणिनि को, दूसरा है मनु को, तीसरा है कौटिल्य को और चौथा है कपिल को। तो किसे भारत में प्रथम विधि निर्माता माना जाता है दोस्तों? तो ये माना जाता है मनु को। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पे लड़ा गया था दोस्तों? पहला है गंगा नदी, दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी, तीसरा है कावेरी नदी, चौथा है परशुड़ी नदी। तो 10 राजाओं का युद्ध मतलब 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था दोस्तों? तो ये परशुड़ी नदी पे लड़ा गया था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति धुर समझा जाता है? उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? पहला अंग मतलब मगध, दूसरा है कौशल विदेह, तीसरा है कुरु पंचाल और चौथा है बस्त या सूर्यसेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कुरु पंचाल। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की सूची में सम्मिलित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन एक सा पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की सूची में शामिल नहीं था? पहला है ग्रामीण, दूसरा है महिषी, तीसरा अस्थपति और चौथा है सूत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा स्थापति। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
हमारा अगला प्रश्न क्या है, ये आज का लास्ट प्रश्न है। आप लोग इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए बताइए, 4 पुरुषार्थ का सही क्रम है। 4 पुरुषार्थ का सही क्रम चुनिए। पहला है दोस्तों धर्म काम अर्थ मोक्ष, और दूसरा है धर्म अर्थ काम मोक्ष, और तीसरा है धर्म काम अर्थ काम धर्म मोक्ष, और चौथा है काम अर्थ धर्म मोक्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है, फिर मोक्ष है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।